हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और तो हम आज बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि गेट बी 2020 में आए हुए हैं। और ऐसे ही हमने पिछले जो अपना सेशन था उसमें बात की थी इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस की, फिर बायोटेक के क्वेश्चंस की, कुछ बात की हमने सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन की। और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायो के कुछ क्वेश्चंस की। और ऐसे ही मैं कंटिन्यूअसली ये लेते आऊंगा अपने क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। पिछले कुछ दिनों में कुछ वजह से मैं जो है वीडियो नहीं डाल पाया था। अब कंटिन्यूअसली आपको रेगुलर बेसिस पे सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे के लगभग आपको जो है वीडियो डेली मिलेगा। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं डेली भी नहीं तो 2-3 दिन से मेरा एक नया जो है क्वेश्चंस का, एमसीक्यू का एक वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए। और जो हमारा ये चैनल है बायोटेक यूनिवर्स, यहाँ से जुड़े रहिए। और एक हमारा एप्लीकेशन है ईयू बायोलॉजी, तो उससे आप एप्लीकेशन को है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको फ्री टेस्ट जो है मिलेंगे। और उनका सॉल्यूशन पूरा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवाऊंगा। ठीक है, पहले आप वहां पे जाइए, विजिट कीजिए उनको, उनको कीजिए। फिर आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको पूरा मिलेगा। इन सॉल्यूशन में मेन बात ये रहेगी कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, एक तो उसका सही रहेगा आंसर, लेकिन जो 3 जो ऑप्शन है जो कि गलत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ नए कंसेप्ट को लेके आए। और उस कंसेप्ट को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि डिटेल्ड सॉल्यूशन करूंगा। और तो आपको बहुत इससे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप कनेक्टेड रहिए। हर एक जो जितने भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ उनको पूरा एकदम से अच्छे से, मतलब पूरा इन्हीं को कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो गेट बी में सेकंड पार्ट रहेगा 60 क्वेश्चन का, तो 40-50 क्वेश्चन तो इन्हीं से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा कि फॉलो करना होगा, लगातार बना रहा होना होगा। ठीक है, बने रहना है आपको। जो जितने भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, पीवाईक्यू डाल रहा हूँ, तो उसको पूरा अच्छे से वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिए स्किप करके करके क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। ऐसा नहीं, अब आप डिटेल्ड देखोगे तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा कि बीच में जो नए कंसेप्ट बता रहा हूँ वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, द एवरेज लेंथ द एवरेज लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब ये पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है। ये तो हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हो जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होती है, जो कि लगभग 1.54 के अराउंड होती है। ठीक है, सबसे लंबा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है सिंगल सिंगल के मध्य। जब दो कार्बन आ जाएंगे तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी घट जाएगी। ठीक है, तो इसकी अराउंड होगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, लेंथ होती है वो अराउंड होती है 1.34 एंगस्ट्रोम। ठीक है, एंगस्ट्रोम। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रोम। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे पूछा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, आपको बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो अपना आंसर रहेगा 1.54 एंगस्ट्रोम, या इसको मैं बोल सकता हूँ अगर पिकोमीटर में, अगर हो सकता है कि यहाँ पे पिकोमीटर में दे दे, आपको नैनोमीटर में दे दे। नैनोमीटर में दे देगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 0.154 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे ही और भी आपको इकाई में दे सकता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नैनोमीटर में दिया तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, ऐसे ही इसको पूछ लेगा, डबल बॉन्ड को नैनोमीटर में दे दे मान लीजिए ऑप्शन में, तो इसको 0.134 नैनोमीटर, ऐसे ही इसको लिख देंगे 0.120। ओके,
ये हो गई अपनी बॉन्ड लेंथ की बात। तो हम हमें पूछ रहा है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात। ऑप्शन में क्या है, पहले में दिया हुआ है 0.154 माइक्रोमीटर। नहीं, माइक्रोमीटर नहीं होगा ये, अगर इसको नैनोमीटर में देता तो वो आंसर क्या होता, सही होता। ठीक है। अब दिया है फिर 0.154 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा ये नैनोमीटर में होगा। एंगस्ट्रॉम में देता तो कितना होता, 1.54 एंगस्ट्रॉम देता तो वो क्या होता, सही होता। अब फिर से इसने पूछा है 1.54 माइक्रोमीटर, नहीं ये भी नहीं होगा। ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता तो सत्य होता, लेकिन फिफ्थ फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 0.154 नैनोमीटर, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन तो एक किया, लेकिन अपने को एक नया जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो मिल गया। अब आपको इसमें जैसे यहाँ तो पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि बॉन्ड लेंथ का पूछ लिया। अब आपको ऑर्डर भी पूछ सकता है कि बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो बताओ, तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट आपको देखने को मिला। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लगातार आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं श्योर आपको एकदम श्योर करता हूं कि अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े हैं और हर एक वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं उसके कंसेप्ट को ध्यान से सुन रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, जैसे कंसेप्ट से, जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया वैसे ही मैं और भी कंसेप्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व करो, या मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। इसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको गेट बी में जो गेट भी जो 2024 में होने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और उसके मैं कह सकता हूँ आप अच्छे से उसमें आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि चूज द एपिमर फ्रॉम द फॉलोइंग सुगर्स। अब एपिमर के बारे में पूछ रहा है। एक तो होता है एनोमर, एक होता है एपिमर। अगर एनोमेरिक कार्बन में डिफरेंस है तो वो हो जाएगा एनोमर। और अगर एपिमर क्या होगा कि अगर एक कार्बन में उसमें डिफरेंस है। तो मैं जैसे कि बात करूं ग्लूकोज और सुक्रोज। ग्लूकोज तो देखिए अब यहाँ तो दोनों ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ग्लूकोज तो 6 कार्बन का हो गया और सुक्रोज 12 कार्बन का, तो ये तो क्या हो सकते हैं, एपीमर नहीं होंगे, क्योंकि एपीमर के लिए शर्त होती है कि उसका जो संरचना में जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो सेम होता है। ठीक है। एपीमर में जो संरचना में जो उसका फॉर्मूला है, जैसे इसमें तो 6 दे रखा है, इसमें 12 तो कार्बन ही भिन्न है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, हाँ यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को हम एपीमर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एपीमर हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो गया, फिर ग्लूकोज और ट्राई हेलोज हो गया। तो ठीक है, यहाँ इसका राइट आंसर हो गया सेकंड वाला, एपीमर की बात। अब फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है देर इज ए म्यूटेशन इन द लैक एपोरन रिप्रेसर इन इकोलाई। अब बोल रहा है कि जो लैक एपोरन का रिप्रेसर में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, रिप्रेशन में म्यूटेट हो गया। जैसे मान लीजिए ये अपना ओपेरोन है, यहां से समझिए ये अपना ओपेरोन था। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर जीन होगा, जेड होगा, वाई होगा, ए होगा। ठीक है। यहाँ पे अपना प्रमोटर हो गया। ठीक है। और ये कोई अपना रिप्रेसर है। ठीक है। ये क्या है, रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि रिप्रेशन क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, म्यूटेट हो गया। अब मान लीजिए रिप्रेसर ही म्यूटेट हो गया, तो चाहे इसे माध्यम में ग्लूकोज हो या लैक्टोज हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रिप्रेसर क्या हो गया, म्यूटेट हो गया ना, तो ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। क्या होगा, बाइंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो म्यूटेट हो गया। म्यूटेट हो गया तो ये बाइंड कर ही नहीं पाएगा, इस पे लैक्टोज का फर्क पड़ेगा ही नहीं कि लैक्टोज है या नहीं है। तो जो अपना ओपेरोन है वो क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। क्या होगा, लगातार चलता रहेगा, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता रहेगा। ठीक है। ये बात समझ में आई। ऐसे आपको दे सकता है कि मान लीजिए आपका ऑपरेटर क्या हो गया, ऑपरेटर जो है म्यूटेट हो गया। अब ऑपरेटर जब म्यूटेट हो गया, ठीक है, जब ऑपरेटर भी म्यूटेट हो जाएगा, यहाँ पे कोई बाइंड ही नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिवली अपना ओपेरोन चलता रहेगा। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे यहाँ पे रिप्रेशन दिया और रिप्रेसर का दे दिया, तो ऑपरेटर का भी पूछ सकता है। ठीक है। तो अब देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में जो है कि कॉन्स्टिट्यूटिव वाला ऑप्शन है।
पहला है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स ओनली व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैक्टोज होगा या ना होगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिप्रेसर म्यूटेट हो गया और ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और उसको कॉन्स्टिट्यूटिवली चलाता रहेगा, इनकी लगातार ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन ऑफ द लैक्टोपोरेन जीन्स, ये बात सही है। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो थर्ड को भी देख लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, ये बात तो गलत है, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो म्यूटेट हो चुका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बांध उससे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। फोर्थ ऑप्शन है लैक ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द लैक्टोपोरेन जीन्स, ये भी गलत है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेसर का ये क्वेश्चन था, मैंने बताया ऑपरेटर के बारे में भी, ऑपरेटर जहाँ पे ऑपरेटर म्यूटेट हो जाएगा तो भी कॉन्स्टिट्यूटिवली चलता रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में ए बी एंड जेड डीएनए आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये पूछ रहा है इसके कैसे हैं कि, अब इसमें दे रखा है लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट हैंडेड, अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ए डीएनए बी डीएनए और जेड डीएनए है, उसका जो कुंडलन है, कोइलिंग है, वो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में कैसा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए डीएनए और बी डीएनए, ए डीएनए और बी डीएनए कैसे हैं, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड है, और जेड डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, ये इसको आप क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब ऐसा ऑप्शन किसमें है जिसमें ए और बी को तो राइट हैंडेड बता रखा है और जेड को लेफ्ट हैंडेड बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है लेफ्ट, ए को बताया है उसने लेफ्ट, लेफ्ट पहला ए लेफ्ट बता दिया, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें बता दिया लेफ्ट लेफ्ट, तो फिर से गलत हो गया, ए और बी तो क्या थे, राइट थे। हाँ, अब थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें राइट बताया ए को सही है, फिर से राइट बताया बी को सही है, और सी को बताया लेफ्ट हैंडेड, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में राइट बताया है ए को, बी को लेफ्ट, तो फिर ये गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया सी वाला। ओके, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डबल स्टैंड डीएनए। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या सत्य है। पहले ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में इसने दिया है प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन। हाँ, तो यही तो अपन पढ़ते हैं, हम यही तो पढ़ते हैं कि प्यूरिन जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन के बराबर क्या होगा, पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन। अब देखिए प्यूरिन में क्या आता है, एडिनिन प्लस ग्वानिन। ठीक है, और पायरिमिडीन में क्या आएगा, डीएनए की बात करूं तो थायमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, ये वाला अगर रेशियो सही होगा होगा तो भी ये सही होगा। अब इसमें क्या होता है, यानी कि 50% तो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और 50% क्या होता है, पायरिमिडीन्स होते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मान लीजिए, अब जो डीएनए होता है उसके अपोजिट स्टैंड में एक साइड में तो प्यूरिन होगा, एक साइड में पायरिमिडीन, जैसे एडिनिन जुड़ता है थायमिन से, तो जितना मात्रा एडिनिन की होगी उतनी मात्रा थायमिन की होगी। ठीक है, और जित अब जैसे ग्वानिन के अपोजिट में जुड़ेगा साइटोसिन, तो जितनी मात्रा साइटोसिन की होगी उतनी मात्रा ग्वानिन की होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 15% जो है एडिनिन है डीएनए में, तो 15 ही क्या होगा, थायमिन होगा। अब रेस्ट जो बच गया कितना, 100 में से कितना हो गया, या फिर ऐसे सोचिए कि प्यूरिन में से, प्यूरिन टोटल प्यूरिन में 15 तो ए हो गया, तो बचा हुआ कौन रह गया, ग्वानिन, वो कितना रह गया, 35 क्या हो गया, ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, और ग्वानिन के बराबर कौन होता है, साइटोसिन, तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा, 35। ये बात तो यहाँ से सीधा, लेकिन अब यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ इस तरफ मैंने बताया कि प्यूरिन के बराबर पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में थायमिन आ गया, वो कितना था, 15%, तो बच गया कौन, प्यूरिन में पायरिमिडीन में कौन बच गया, साइटोसिन। साइटोसिन कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 15 ये हो गया, तो कितना बच जाएगा, 35%। ओके, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, सोल्व कर सकते हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं कह रहा हूँ गेट बी में इस बार भी आ सकता है, तो ऐसे कंसेप्ट को आप समझ के रखिए।
अब चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन तो राइट हो गया। सेकंड ऑप्शन बोला है ए प्लस सी बराबर जी प्लस सी, यानी कि बोला है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया है वह वही बात बोल रहा है कि ए प्लस सी का जो रेशियो है वो बराबर होगा जी प्लस टी के। तो हमने तो ये बात देखी है यहीं पे, ये बात तो सही है। सेम जो थर्ड ऑप्शन है ये भी यही बात बोल रहा है। ये बात कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में हो सकता है ना आए, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि प्यूरिन के बराबर क्या होता है, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन। लेकिन मैंने यहाँ बताया कि प्यूरिन का 50% होगा तो पायरिमिडीन का 50 होगा, तो मैं क्या यहाँ पे एडिनिन का, एडिनिन प्लस प्यूरिन के साथ में क्या आता है, एडिनिन प्लस ग्वानिन, और ग्वानिन के बराबर क्या होता है, साइटोसिन। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एडिनिन प्लस साइटोसिन बराबर ग्वानिन प्लस थाइमिन। तो ये बात आई हो, ये चीज समझ में आई होगी। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए सही। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन के अनुसार है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये बात तो सही है कि सभी ऑप्शन क्या थे, सही थे, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द सिल्क प्रोटीन fibrinogen are predominantly in beta sheet conformation and has higher number of the following amino acid। ये पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी, ये सॉरी, ये पूछ रहा है कि जो बीटा सिल्क है, यानी कि सिल्क प्रोटीन है बीटा शीट कंफर्मेशन में, उसमें जो कि मेनली प्रीडोमिनेंटली है, वो कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यानी कि जो सिल्क प्रोटीन है उसमें उसका कंफर्मेशन कैसा है, सिल्क प्रोटीन का बीटा सीट है, उसमें हायर नंबर प्रीडोमिनेंटली कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि सिल्क जो प्रोटीन है उसमें कौन से जो दो अमीनो एसिड हैं, एक तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन। ये दो अमीनो एसिड क्या है, ये प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन की ओर, अगर ये ऑप्शन ऐसा मिल रहा है तो अपन राइट कर दें। पहला है ग्लाइसिन एंड वेलिन, वेलिन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में ग्लाइसिन दिया है लेकिन प्रोलिन दे दिया, इसलिए तो ये गलत हो गया। ग्लाइसिन दिया है, एलानिन दिया है, तो एकदम राइट ऑप्शन है, और अपन इसको सही कर देते हैं। सही आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला। फोर्थ में एलानिन दे दिया तो वो ऐसे ही नहीं होगा, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कैटालाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को फ्रॉम पायरुवेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग describe द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ। अब ये पूछा है, अब इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आगे भी कहीं आ सकता है, आपको हेल्पफुल रहेगा। ये पूछ रहा है एसिटाइल को पाइरुवेट से, पाइरुवेट से जब एसिटाइल को बनता है, एसिटाइल को ए बनता है, तो वहां पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है, ये काम में आता है। और यहाँ पे ये मैं 5 फैक्टर्स बता रहा हूँ या एंजाइम बता रहा हूँ, ये काम में आते हैं, इनको अच्छे से लिख लेना। पहला है लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। दूसरा है टीपीपी, थायमीन, पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। फिर है मैग्नीशियम, लिपोइक एसिड हो गया, थायमीन हो गया। फोर्थ है एनएडी, अच्छा है ओके। ये जो 5 फैक्टर मान लीजिए या एंजाइम बोल दीजिए, ये भी इसमें काम में आते हैं। और इस जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा कैटलाइज की जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस में एसिटाइल को ए प्लस CO2 का मॉलिक्यूल भी निकलता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। तो इस जो रिएक्शन से संबंधित है पूरी डिटेल मैंने बता दी है। और ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। और ये कहाँ पे होगी? ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। माइटो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इससे संबंधित कंसेप्ट को अच्छे समझ लीजिए। पहली बात, पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो ये अभिक्रिया कहाँ पे होगी, ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? ये रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और इस रिएक्शन को बोलेंगे लिंक रिएक्शन। इसमें जो एंजाइम भाग लेगा उसको बोलेंगे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, CO2 निकलती है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें और भी जो एंजाइम भाग लेंगे वो है लिपोइक एसिड, थियामीन, पायरोफॉस्फेट, Mg+2, NAD और कोएंजाइम ए। प्लस इसके साथ में एक चीज और बनता है यहाँ पे, NaDH2 का एक मोलिक्यूल। अगर से एक पाइरुवेट का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो क्या बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम बनेगा। एसिटाइल को ए बनेगा प्लस एक CO2 का मोलिक्यूल और एक NaDH2 का मोलिक्यूल बनेगा। ये पूरा इस रिएक्शन के बारे में हो गया। यहाँ से अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द presence ऑफ competitive inhibitor Km of a enzyme। अब पूछ रहा है कि competitive inhibitor है तो एंजाइम का Km पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो यहाँ पे मैं पूरे जो एंजाइम है, चार प्रकार के जो रिएक्शंस होती हैं एंजाइम की। कम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, एक होता है नॉन कम्पिटिटिव, एक होता है अन कम्पिटिटिव, और एक होता है मिक्स्ड टाइप का। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा लिखा देता हूँ तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक टेबल के रूप में मैं बना देता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए। पहला लिख रहा हूँ कॉम्पिटिटिव। पहले तो इधर तो मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा सिस्टेमेटिकली बना देता हूँ। ठीक है। यहाँ तो मैं इनिबिशन लिखूंगा। कौन इनिबिट करेगा, इनहिबिशन। यहाँ पे लिखूंगा कि Km पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, Km डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं वी मैक्स के बारे में लिखूंगा कि वी मैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। यहाँ पे देखिए, जो Km की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो अपना वी मैक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे अनचेंज्ड रहेगा। वी मैक्स क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है। अब दूसरा जो इनिबिशन है वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में क्या रहेगा, Km क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। Km क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो वी मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड वाला जो है उसको बोलेंगे अनकॉम्पिटेटिव। अनकॉम्पिटेटिव। ठीक है। अनकॉम्पिटेटिव के केस में क्या होता है, Km क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वी मैक्सिमम भी डिक्रीज हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये सब कैसे हुआ। फोर्थ होता है मिक्स्ड टाइप का। मिक्स्ड टाइप में क्या होता है कि जो Km है वो इंक्रीज होता है और वी मैक्सिमम डिक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअली ये हुआ कैसे, ये मैंने लिख तो दिया। ठीक है। अब देखिए, जैसे कंपिटिटिव इनिबिशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Km वैल्यू है, आप ग्राफ में देखोगे। ग्राफ में मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। ये जो ग्राफ है, ये जो एक एंजाइम की इनिबिशन का ग्राफ है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, वी मैक्सिमम। ठीक है। वी मैक्सिमम होता है। वी मैक्सिमम होगा तो ये लाइन कुछ ऐसी इस तरफ जा रही होगी। तो यहाँ से अपना चलेगा और ये वी मैक्सिमम को प्राप्त कर लेगा। तो ये जहां पे प्राप्त करेगा इसको बोलते हैं के। ठीक है। अब कंपिटिटिव इनिबिशन के केस में क्या होगा
यहाँ पे क्या होगा कि दो सबस्ट्रेट होंगे जो आपस में क्या करेंगे, एंजाइम से बाइंड करने के लिए कंपटीशन करेंगे, और वो आसानी से जल्दी से नहीं बाइंड कर पाएंगे, तो इसका ग्राफ है ये, जो आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन करेंगे कुछ, और कुछ यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखिए इस जगह जाके क्या होंगे, ये बाइंड होंगे, तो ये हो जाएगा KM। ये मैंने केस बताया है कॉम्पिटेटिव के केस में, कॉम्पिटेटिव, ठीक है। कॉम्पिटेटिव के केस में क्या हुआ, पहले क्या था कि हम यहाँ पे था, मैक्सिमम यहाँ प्राप्त कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करने लग गया, compete करने लग गया, तो उसको टाइम लग गया, और वो जाके यहाँ पे जाके जो है वी मैक्सिमम को प्राप्त करेगा, लेकिन यहाँ तक जब गया तो इसका KM क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। KM क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कॉम्पिटेटिव के केस में KM तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो KM की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन वी मैक्सिमम सेम रहा। यहाँ पे देखिए क्या वी मैक्सिमम बढ़ गया क्या, नहीं, सेम ही तो है, पहले जितना ही तो है वी मैक्सिमम, तो इसलिए क्या हुआ, ये कांस्टेंट रहा। ऐसे ही सेकंड में नॉन कम्पिटिटिव के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो KM का वैल्यू सेम रहता है और वी मैक्सिमम घट जाता है। अनकम्पिटिटिव में क्या होता है, दोनों ही वी मैक्सिमम और KM दोनों घट जाते हैं। मिक्स्ड के टाइप में क्या होगा, KM बढ़ जाता है और वी मैक्सिमम घट जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ गेट में इस बार आने का बहुत ज्यादा चांस है, और हमेशा मैं कह रहा हूँ, आप देखोगे आगे मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, को आपको देखने को मिलेगा, PYQs लाऊंगा ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे इसी से, और मैं कह रहा हूँ कम्पिटिटिव से ही पूछ रहा है, रेगुलर 2-3 क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा दिया थोड़ा सा ब्रीफ में, इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसने अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन में क्या पूछा कि द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिटर KM ऑफ एंजाइम, KM ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम्पिटिटिव के केस में पूछा है, ठीक है। KM डिक्रीज हो जाएगा, तो अब ऑप्शन देखिए, रिमेन्स अनइफेक्टेड, तो ये तो गलत हो गया, सॉरी सॉरी मैंने क्या बोल दिया, KM क्या हो जाएगा कम्पिटिटिव में, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले तो अनचेंज नहीं होगा, दूसरे में बोल रहा है इंक्रीज, तो हाँ यस इंक्रीज हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि KM क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन, तो डिक्रीज है, गलत है, फोर्थ इनिशियल डिक्रीज, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर हो गया अपना सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि हाईएस्ट एनर्जी रखता है, हाईएस्ट एनर्जी कहाँ से होगी, कौन से फास्फोराइलेशन स्टेप में जो कि हाईएस्ट होगी। अब देखिए, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में है। पहला है फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट में क्या हाईएस्ट फास्फोराइलेशन एनर्जी होती है क्या। अब मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूको फिर ग्लूकोज 6 से बनता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और फ्रुक्टोज से बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ठीक है, या डाइफास्फेट। तो वहां क्या होता है कि ATP लगता है, यहाँ पे एनर्जी पूछ रहे कि हाईएस्ट एनर्जी वहां तो खर्च होता है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ये ATP की बात कर रहा है, तो अभी तो ATP की यहाँ रख लेते हैं, लेकिन हो सकता है आगे कोई बड़ा आ जाए इसको। फास्फोइनोल पाइरुवेट, अब देखिए फास्फोइनोल पाइरुवेट बोला है, तो जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट जब पायरुविक एसिड में जाता है, ठीक है, पायरुविक एसिड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 2 ATP बनते हैं, ठीक है, कितना बनता है, 2 ADP से 2 ATP बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तो एक एटीपी की बात की, यहाँ पे 2 ATP बनेंगे, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या होता है, तो एनर्जी यहाँ तो ग्लूकोज 6 में आते हैं तो खर्च होती है, तो हाईएस्ट यहाँ पे एनर्जी किस स्टेप में होती है, फास्फोइनोल पाइरुवेट वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल इसमें होगा, PEP इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय द इंक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई रिएक्शन है वो एंजाइम कैटालाइज्ड है, और कौन सी रिएक्शन है कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं, हम देखते हैं कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि सबस्ट्रेट वहां पे क्या होंगे, दो सबस्ट्रेट आ जाएंगे एंजाइम से बनने के लिए, क्या करेंगे वो कंपटीशन करेंगे। अब जब कंपटीशन कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एंजाइम जो अपना
सबस्ट्रेट है उसकी क्या कर दूं, जो अपना चाहने वाला, जिसको अपन को एंजाइम से बाइंड करवाना है, उसकी जो मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो क्या वो बाइंड नहीं कर पाएगा? बाइंड कर पाएगा ना। अगर मान लीजिए, ऐसे समझिए, यहाँ पे मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है, ये एंजाइम हो गया, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये कोई कंपटीशन करने वाला सबस्ट्रेट है, मैं बोल रहा हूँ इसको सी। लेकिन जो मेरा खुद का सबस्ट्रेट है, इसकी मात्रा क्या है, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तुलना में किसकी, कंपिटिट जो कंपटीशन कर रहा है उसकी। तो किसकी बाइंड करने की एंजाइम से संभावना ज्यादा रहेगी? इसकी रहेगी ना, क्योंकि ये तीन है, ये अकेला है, तो ज्यादा संभावना इसकी रहेगी। इसीलिए इसकी मैं अगर सांद्रता बढ़ा दूं, तो क्या होगा, इसकी मैं सांद्रता बढ़ा दूं, तो ये क्या होगा, इसको अपन ओवरकम कर सकते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन को। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द पीएच ऑफ रिएक्शन, ये तो गलत हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, नो, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हाँ तो जी, हम इससे करके जो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ा देंगे, तो ये इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये तो आज के क्वेश्चन थे, यहाँ तक आज के क्वेश्चन थे मोल बायो के। ये गेट बी 2020 के क्वेश्चन थे। ऐसे ही मैं रेगुलर और मोल बायो के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और मैं कह रहा हूँ कि मोल बायो का जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन आता है अराउंड 20, अराउंड मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन आते हैं मोल बायो के गेट बी में। जो सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मोल बायो का। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है, जो कि आपको रैंक को बूस्ट ही नहीं, बहुत ही बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको एक अच्छे से देख लीजिए। और मैं तो कहूंगा आपको स्टडी के लिए जी, कि आपके पास या तो पाथफाइंडर होगी, पाथफाइंडर को अच्छे से कर लीजिएगा, या फिर बहुत से चैनल्स होंगे, वहां पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट देख लीजिएगा। और हाँ, मेन है कि यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना, आपको क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन से कंसेप्ट बनते हैं, आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को खंगालोगे, उसके कंसेप्ट को देखोगे, चार ऑप्शन होंगे, चार में से उसमें चारों को देखोगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो मतलब चार नए कंसेप्ट मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। ठीक है, और ये बहुत बड़ा पोर्शन रखता है मोल बायो। और तो इसलिए आप हमें, हमारे जो चैनल है बायोटेक यूनिवर्स, उससे जुड़े रहिए लगातार, और हम आपको नए सेशंस उपलब्ध कराएंगे। फिर टेस्ट में कह रहा हूँ, गेट बी का जब एग्जाम होगा, वहां तक जाने तक आपको कहीं एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन मैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो क्वेश्चंस आपको इन्हीं के आसपास या इन्हीं में से मिलने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जो आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं ना, उनमें से 40, सेक्शन बी में 60 करने होते हैं, तो आपको उन 60 जो करने हैं, उनमें से 40 से 50 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आप चैनल से लगातार जुड़ा रहिए, और इसको फॉलो करते रहिए, पूरे क्वेश्चन जितने हैं उनको सोल्व करते रहिए। हमारा जो एप्लीकेशन है ईयू बायोलॉजी, ईयू बायोलॉजी है हमारा एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां पे हमारी फ्री टेस्ट सीरीज होगी, वो क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ भी करूंगा, और कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ कराऊंगा। तो आप इससे लगातार जुड़े रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 डेज में मैं मेरा मॉर्निंग में 8:30 बजे अब वीडियो रेगुलर कंटिन्यू करूंगा। और आपको आई होप ये जो सीरीज में चला रहा हूँ, वो आपको बहुत ही अच्छा योगदान देगी, आपकी रैंक लाने में, आपको अच्छा कॉलेज दिलाने में। ठीक है दोस्तों, और रेगुलर कमेंट्स करते रहिए, जो भी आपको नया टॉपिक लेना है उसके अनुसार। और जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हो तो, और अपने दोस्तों को करवाइए, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम सभी को बेनिफिट हो। हाँ, और दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी इससे ही कॉन्फिडेंस मिलता है कि कितने स्टूडेंट्स को, मुझे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं इसमें देख रहे हैं, तो मैं उसी अनुसार मेरे को अच्छा मतलब कि एनर्जी मिलता है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।